कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गजब की वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत दिन हो गए थे, एक लाइव वीडियो नहीं लेकर के आए थे और आज हम एक लाइव वीडियो लेकर के आए हैं। एक के बाद एक काफ़ी दिनों से स्टूडेंट के फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर लाइव वीडियो लेकर के आए, और उन्होंने पहले ही अपने जो है क्वेश्चन भेज दिए हैं मेरे पास और उन्होंने कहा कि सर वीडियो में ये जो लाइव वीडियो लेकर आएंगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर बताना। पता नहीं क्यों इन स्टूडेंट्स ने एक के बाद एक ये इतने सारे क्वेश्चन पहले ही भेज दिए। मजा तो तब आता जब लाइव में आप आकर के क्वेश्चन पूछते। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने पहले ही क्यों भेज दिए ये क्वेश्चन, आप बाद में भी तो पूछ सकते थे। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे सभी क्वेश्चन नहीं आते और बीच बीच में आप औरों के भी क्वेश्चन ले लेते। तो भाई ऐसा है डियर स्टूडेंट मोहित, अशोक, विजेंद्र, आप सभी के साथ साथ और भी इस चैनल के स्टूडेंट हैं तो उनके भी तो क्वेश्चन लेना जरूरी है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डियर स्टूडेंट ऑनलाइन आ जाइए। आपका स्टडी 888 चैनल इंतजार कर रहा है। वेरी गुड, 173 स्टूडेंट अब तक कनेक्ट हो चुके हैं। बढ़ते जा रहे हैं बहुत ही तीव्र गति से, 5-5, 6-6 हर सेकंड में बढ़ते जा रहे हैं। तो तब तक के लिए देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत सी वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनके फॉर्म अप्लाई कीजिए और उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और पेपर सेट जो मैं डाल रहा हूं वीडियो के माध्यम से वो भी आप 2 से 3 बार जरूर देखें, और इसके साथ साथ ही ये वीडियो मैं डाल रहा हूं उनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं और इन वीडियोस के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 325 स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं और हम शुरू करते हैं, तब तक और भी स्टूडेंट कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने और क्यों की थी? फतेहपुर सीकरी क्या है? फतेहपुर सीकरी एक नगर है और ये उत्तर प्रदेश का एक नगर है। 1572 से लेकर के 85 यानी कि 85 तक मुगल बादशाह अकबर ने इसकी स्थापना की और इसे मुगल बादशाह अकबर ने इसे अपनी राजधानी नगर बनाया था। इतिहासकारों के अनुसार यह कहा गया है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना या इसको प्रमुख नगर का दर्जा, अपनी राजधानी का दर्जा अकबर ने गुजरात की विजय के बाद दिया था। गुजरात को जब जीत करके आए थे उस उपलक्ष्य में यहाँ पर उत्सव बनाया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, शाहनामा किसने तथा कब और क्यों लिखा था? शाहनामा किसने कब और क्यों लिखा था? तो शाहनामा देखिए सबसे पहले तो किसने लिखा था? तो ये लिखा था फिरदौसी ने। किसने लिखा था? फिरदौसी ने। आपने सुना होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है वो भारत पर एक के बाद एक 17 बार आक्रमण करता है और उसके साथ राइटर भी था जिसका नाम था फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी। फिरदौसी को महमूद गजनी ने कहा था कि शाहनामा लिखिए, तब उन्होंने शाहनामा लिखा था और ये शाहनामा उसने 1995 से लिखना शुरू किया और 1010 तक इसने लिख करके कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में सफेद क्रांति, वैसे तो सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है भाई? नहीं, अंडे से नहीं है। सफेद क्रांति का संबंध, यस राधिका जी, हाँ जी, राधिका जी ने जवाब दिया है कि सफेद क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। दूध के उत्पादन से सफेद क्रांति का संबंध है और सफेद क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्रांति लेकर के आए ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, निफ्टी किससे संबंधित है?
निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है और इसका मतलब है कि जो स्टॉक का होता है, जो स्टॉक होता है उसका सूचकांक 50 या उससे अधिक हो, तो इसीलिए निफ्टी का जो होता है मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज से है और स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक से है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर पुट किए हैं हमारे स्टूडेंट्स ने, पूछे हैं हमारे से। 1280 स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है ऑनलाइन वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडन देता है। कौन देता है? स्वीडन। और ये नोबेल पुरस्कार जो है ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिकी है, रसायन है और साहित्य है, शांति है, ऐसे ये करके ये 5 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा का पूरा नाम पूछा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा का ये है पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 8 है, WHO ने कोरोना को क्या नाम दिया था? तो WHO ने कोरोना को कोविड-19 का नाम दिया था, कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 9, कोरोना का पहला मामला किस राज्य में मिला? तो कोरोना का पहला मामला ये केरल में मिला था। कहाँ मिला था? केरल में। कोरोना का पहला मामला कहाँ मिला? केरल में। कोरोना का पहला मामला 2020 जनवरी में केरल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछा है। भारतीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, अभी गया है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस पूछा है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वानिकी क्या है? ये वानिकी, वानिकी बाग बगीचों से संबंधित ये प्रक्रिया होती है और वानिकी दिवस जो है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, CRPF की स्थापना कब हुई थी? CRPF की स्थापना कब हुई थी पूछा है, तो यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म बनती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो यहाँ देखिए जो इसकी CRPF है इसकी स्थापना कब होती है? 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो लद्दाख में है, लद्दाख में है और इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क। वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए हैं हमारे स्टूडेंट। इसीलिए तो ये इतना उतावलापन कर रहे थे कि सर हमें बताइए हमारे क्वेश्चन क्यों नहीं पुट करते, हमारे क्वेश्चन पुट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यही सोचा आपके बार बार आग्रह करने पर कि क्यों ना मैं एक वीडियो आपके क्वेश्चन की ही लेकर के आता हूँ। लेकिन रुकिए, अभी एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, तो जरा हम इसको देख लेते हैं, है ना। राजीव जी कह रहे हैं कि सर आप 11th क्लास में ज्योग्राफी की पहली बुक में एक शब्द है नेबुला और ये मुझे समझ में नहीं आता, तो कृपया करके बताइए नेबुला की क्या कहानी है। डियर स्टूडेंट, ये जो नेबुला है ये उस समय का नाम है जब पृथ्वी का जन्म भी नहीं हुआ था। पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ था, आसमान में एक धूल मिट्टी का बादल गोल गोल घूम रहा था, उसके अंदर और भी ढेर सारे धूल कण धातुएं समा रही थी, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे टाइट हो गया और उसकी वजह से उसके अंदर घनत्व और तापमान बढ़ने लगा, जिसकी वजह से अंदर का जो धातु थी वो पिघल जाती है और वो करोड़ का रूप ले लेती है। इस तरह से उसके अंदर काफी गैस का निर्माण होता है और गैस का निर्माण होने के बाद उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है।
फट जाता है और फटने के बाद फिर ढेर सारे टुकड़े, छोटे बड़े टुकड़े अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और इन्हीं टुकड़ों में ये ग्रह और क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड वगैरह जन्म लेते हैं। उनमें से एक हमारी पृथ्वी भी है। तो वो जो बादल बन रहा था धूल कण का, वही नेबुला है, उसी को ही नेबुला कहा गया है। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मेहनत की जा रही है, आप लोगों को फायदा हो रहा है लाइव वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी भी शेयर कीजिए। अभी शेयर करने से जितने ज्यादा स्टूडेंट हमारे वीडियो से जुड़ेंगे, उतने ही ज्यादा लाइक कमेंट शेयर आएंगे, उतने ही ज्यादा कैंडिडेट हमारे वीडियो में सब्सक्राइबर होंगे। और जिस तरह से और यूट्यूबर्स जैसे जैसे वीडियो बना करके डाल रहे हैं, उससे अलग तरह से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पीछे बैकग्राउंड में शोर ज्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा घर नहीं है और फिर सड़क के ही किनारे मेरा घर मौजूद है। ऑन द स्पॉट बहुत ही ज्यादा जो है व्हीकल आते हैं जाते हैं, और आज का जमाना आपको पता है, बाइक पर जब एक युवा बैठ जाता है तो उसका जो अंगूठा है वो उस पीपी वाले बटन से हटता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें अपनी स्टडी पर फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कारगिल युद्ध के ऑपरेशन का नाम क्या था। कारगिल युद्ध का जो ऑपरेशन हुआ था 1999 में, ये कारगिल युद्ध हुआ था और इसका नाम विजय रखा गया था। ऑपरेशन विजय इसका नाम रखा गया था और 26 जुलाई 1999 को हम ये युद्ध जीत जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं। देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब है घटना, मुद्रा की वैल्यू घटना। जब कोई देश अपनी मुद्रा की वैल्यू बाहर के देश की मुद्रा की वैल्यू से कम कर देता है, तो उस परिस्थिति को अवमूल्यन कहते हैं। उस परिस्थिति को अवमूल्यन कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? जब कोई देश अपने देश में, जब कोई देश किसी विदेशी देश का निवेश अपने देश में चाहता है, तो वो अपनी ही मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है, और जिसकी वजह से बाहर की कंट्रीज जो हैं वो निवेश कर देती है, क्योंकि उनका पैसा ज्यादा होता है। वो यहाँ 100 इन्वेस्ट करेंगे तो अवमूल्यन की वजह से उनको 150 मिलेगा उस 100 रुपए का। तो इस तरह से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या थी। चंद्रयान 3 जो अब कार्य कर रहा है चंद्रमा पर, एक के बाद एक फुटेज भेज रहा है, सैंपल भेज रहा है, इंफॉर्मेशन भेज रहा है, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहा है। सारे देश झुक गए हैं भारत के टेक्नोलॉजी के आगे। तो मिशन जो चंद्रयान 3 मिशन था, ये चल रहा है। इसकी जो थीम है वो है द साइंस फॉर मून, द साइंस फॉर मून, यानी कि चांद के लिए विज्ञान। तो इस थीम के साथ ये कार्य चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। बृहदेश्वर मंदिर पूछा है, तो ये बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु के भी कहाँ, तंजौर में। एक होता है तंजावुर और ये है तंजौर। तंजावुर कर्नाटका में है, जहां पर ब्लैक पैगोडा यानी कि सूर्य मंदिर है, और ये है तंजौर। कोणार्क मंदिर आपने सुना होगा, कर्नाटक में है, और ये है तंजौर। तंजौर में है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी नदी कहाँ बहती है। मूसी नदी या मौसी नदी, है ना। मूसी नदी या मौसी नदी, मौसी नहीं है, मूसी नदी तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। तेलंगाना में इसका किनारे जो है एक बहुत बड़ा महानगर बसा हुआ है और जिसका नाम है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 19, कलिंग पुरस्कार कौन देता है। कलिंग पुरस्कार कौन देता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है। यूनेस्को देता है। वैश्विक स्तर पर अपने उत्कृष्ट योगदान की वजह से कोई भी देश, संस्था, संगठन ये यूनेस्को से ये पुरस्कार प्राप्त करती है। जब कोई भी देश, संस्था, संगठन वैश्विक स्तर पर कल्याण के कार्य करता है तो यूनेस्को उसको ये पुरस्कार देती है, कलिंग पुरस्कार।
क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ब्रिजेश जी ने पूछा है कि सर BR जी के विषय में, अम्बेडकर जी के विषय में कुछ बताइए। भाई क्या बताऊँ, ये तो इतनी महान हस्ती थी, इनके विषय में बता पाना क्या बताया, इनके विषय में बता पाना शब्द कम पड़ जाते हैं। देखिए BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, पहले भीमराव नहीं था, केवल अम्बेडकर थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश में होता है, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली थी, पता नहीं यहाँ कैसे, पढ़ने में तो यही आता है, किताबों में गूगल पे सर्च करते हैं कि गरीब बताते हैं, गरीब फैमिली थी। क्यों थी पता नहीं। जब उस समय अंग्रेजी सेना में इनके पिता सूबेदार थे, यानी कि आज का DC और उस वक्त का सूबेदार बराबर की जो है पोजीशन होती है, तो गरीब बताया गया है, फिर भी आप समझदार हैं। तो देखिए यहाँ BR अम्बेडकर जी के पिताजी जो अंग्रेजी सेना थी उसमें सूबेदार के पोस्ट पर थे, और BR अम्बेडकर जी अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में 14th नंबर पर थे जी। 14 भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे। फिर ये स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल में क्या है कि भाई बस थोड़ा सा कैसे भी समझ लीजिए, हो सकता है पहनावा हो, या एक दो दिन तक कोई नहीं नहाता हो वो हो, या कुछ भी हो, या डिस्क्रिमिनेशन भी हो, है ना। ये मुद्दा ज्यादा उठाया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। फर्क सिर्फ इतना है, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति इसे अवेयरनेस का नाम दे देता है तो आज भी डिस्क्रिमिनेशन। अवेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन, इसमें अंतर होता है, लेकिन पुराने मुद्दों को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, भेदभाव और छुआछूत में कन्वर्ट कर दिया गया। आपके पास 2 या 3 दिन से नहाया नहीं है कोई व्यक्ति, बैठता है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ गंदे हैं, पैर गंदे हैं, और आपको पता है मुंह कितना गंदा है और नाक से है ना, तो वो आपके पास बैठ जाए तो आप क्या कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से ये होती है अवेयरनेस, क्योंकि हम बीमारियों से बचना चाहते हैं। और एक होता है कि भाई कोई कुआं है और कोई प्याऊ है, वहाँ पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो सार्वजनिक कुआं है, प्याऊ है, वहाँ पानी पी रहे हैं, और वही बच्चा वहाँ पानी पीने आ जाता है, उसको भगा दिया जाता है, चल चल यहाँ से, है ना। तो शायद इसी को ही छुआछूत कहते होंगे, है ना। तो ये समझ की बात होती है। तो वहां स्कूल में जो है इसी तरह से इनके साथ एक व्यवहार हुआ होगा, लिखा है, बताया गया है तो हुआ होगा। लेकिन ये तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे थे, व्यक्ति थे उस समय। तो इनकी इसी विद्वता को देखते हुए, इनकी बुद्धि को देखते हुए स्कूल में एक ब्राह्मण टीचर था, और जब इसको आगे की स्टडी के लिए प्रमोशन की आवश्यकता थी तो कोई भी इसको प्रमोशन नहीं दे रहा था, क्योंकि ये एक नीची जाति से बिलोंग करते थे। क्योंकि नीची जाति बोला जाता था इनको, वैसे अब ज्यादा यूज होता है, पहले इतना नहीं होता था, नीची जाति, नीच फलाना दिख रहा, ऐसा नहीं है। उनको नाम से पुकार लेते थे, कुम्हार, सुनार, लोहार, ऐसे बुला लेते थे, है ना। तो इनको उस टीचर ने अपना नाम दिया और इनको आगे स्टडी के लिए प्रमोट कर दिया। फिर ये नहीं रुकने वाले थे, इन्होंने एक के बाद एक बहुत ही बढ़िया डिग्रियां हासिल की, और डिग्री हासिल करते करते ये एक बैरिस्टर बन गए। बैरिस्टर बनने के बाद उच्च कोटि के ये लॉयर बन जाते हैं, और इनके पास 32 डिग्रियां आ जाती हैं, 32 डिग्रियां, जहां महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद और जो BR अम्बेडकर पढ़े हैं वो वहां हर कोई नहीं पढ़ सकता। एक बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए फैमिली के बच्चे ही वहां पढ़ सकते हैं, तो BR अम्बेडकर वहां पढ़े हैं, है ना। तो उनके पास 32 डिग्रियां भी आ गई, और जब सूट बूट पहन करके चलते थे तो वाह, कहने ही क्या थे। और ये उसी समय मौजूद थे जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, जब इनके पास काफी केस भी थे, ये केस भी लड़ रहे थे, अंग्रेजों के केस लड़ रहे थे। महात्मा गांधी थे, वो अपने दरी बिछा करके असहयोग आंदोलन में लगे हुए थे।
कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था, है ना। जब इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे शिक्षित और विद्वान वकील मौजूद थे, बैरिस्टर मौजूद थे, तो किसी ने क्यों नहीं भगत सिंह का केस लड़ा? वो रहा होगा कोई कारण। तो बस इनके विषय में और यही बता सकते हैं कि इन्होंने जो है 10 कुछ कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, और जब ये मरे तो 5 उनमें से जो हैं अधूरे पाए गए। और इनकी 2 शादियां हुई थी, पहली पत्नी रमा बाई और दूसरी सविता थी। कुल मिलाकर इनके 5 बच्चे थे, जिनमें से 4 छोटी ही उम्र में मर जाते हैं। इनका एक ही लड़का जो जिंदा बचता है, यशवंत नाम है उनका, वो उनकी पीढ़ियां अब आगे चल रही हैं। तो काफी होगा मेरे ख्याल से आपको इनके विषय में। तो देखते हैं बर्लिन सम्मेलन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, बर्लिन सम्मेलन कब हुआ? तो 1878 में होता है भाई। बर्लिन सम्मेलन 13 जुलाई 1878 में होता है। और ये बर्लिन क्या है? ये जर्मनी की राजधानी है ना। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, घग्गरा का युद्ध कब हुआ? घग्गरा का युद्ध आपने देखा होगा, जब गंगा नदी बहते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है तो एक घग्गरा नदी जो है उसमें मिलती है यूपी क्षेत्र में आकर के नेपाल से। तो इसी नदी के तट पर जो है इसके मैदान में एक युद्ध होता है, घग्गरा नदी का युद्ध बोलते हैं इसको। और इस युद्ध में बिहार और बंगाल की संयुक्त सेनाएं मिलकर के बाबर के साथ युद्ध करती हैं 1529 में। 6 मई 1529 में ये युद्ध लड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, रूस पहले विश्व युद्ध में कब अलग हुआ था? रूस पहले विश्व युद्ध में जो है अपना योगदान दे रहा था, और ये पहले विश्व युद्ध से सबसे पहले ही अलग हो गया। क्यों? क्योंकि खुद इसके ही देश में 1917 में बोल्शेविक क्रांति चल रही थी, और आंतरिक दशा बिगड़ती हुई देख करके ये युद्ध से अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मित्र राष्ट्रों की सेंट जर्मन संधि कब हुई थी? मित्र राष्ट्रों की सेंट जर्मन संधि कब हुई थी पूछा है। तो ये हुई थी 10 सितंबर 1919 को। 10 सितंबर 1919 को। क्वेश्चन नंबर 25, सोडियम किस प्रकार की धातु है? तो सोडियम किस प्रकार की धातु है? तो ये है क्षार, है ना। इस तरह से क्षार प्रकार की ये धातु है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लव कुश के बेटे कौन थे? तो यहाँ एक और ऐसा प्रश्न ले आए हैं, क्या बताएं आप लोगों को। जो जितना ज्ञानी है उसने वैसे ही लिख डाला है, लेकिन जो दावेदार हुए हैं उनके अनुसार आपको जरूर बताएंगे। तो लव कुश भगवान श्री राम के पुत्र हुए हैं। तो पहले जो नाम आता है लव, उनके पुत्र हुए हैं सरुकमान जो है उनके पुत्र हुए हैं, और कुश हुए हैं। कुश के भी बहुत से जो है राजपूत शासक हुए हैं, राजपूत परिवार हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो लव और कुश के जो है अलग अलग करके वो वंशज रहे हैं। तो यहाँ कोई स्पेसिफिक किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ दावे करते हैं। और जब वो थे तो फिर उनके वंशज भी हैं, ये भी सभी को पता है ना। तो सरुकमान एक नाम निश्चित तौर पर निकल करके आता है जो लव के पुत्र हुए हैं, और जो कुश हुए हैं उनके पुत्र का नाम अथिथि क्या नाम हुआ है? थी ये नाम था, है ना। तो ये 2 नाम निकल करके आए हैं, और ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27 है, बॉम्बे हाई की खोज कब हुई थी? बॉम्बे हाई की खोज पूछा है कब हुई थी। तो बॉम्बे हाई की खोज ONGC क्या है? ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो इस के द्वारा बॉम्बे हाई की खोज 1965 में की गई थी। कब? 1965 में। यहाँ पर काफी देर से स्टूडेंट अपने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। यस, पूछ रहे हैं कि सर जो G20 बैठक हुई है, हाँ जी G20 बैठक हुई है, इसमें कितने देश शामिल हो गए हैं?
देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, G20 तो ये प्रमुख देश हैं जिनके द्वारा ये संगठन बना है, और इसमें एक के बाद एक जुड़ते चले गए, और 78-79 के लगभग जो है इसमें आज देश शामिल हो चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने, करंट अफेयर का है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भुज क्षेत्र में सौर संयंत्र कब लगा? तो भुज क्षेत्र में सौर संयंत्र, हालांकि सौर संयंत्र के लिए एक आदर्श स्थान है वो, तो भुज क्षेत्र में सौर संयंत्र कब लगा? तो ये संयंत्र 2015 में लगा था, है ना, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर, नहीं 1966 को नहीं, 1 नवंबर 2000 में, है ना, 2000 में। केंद्र सरकार ने हरियाली संभर योजना कब शुरू की? केंद्र सरकार ने हरियाली संभर योजना शुरू की थी, और कब की थी ये पूछा है, 26 अक्टूबर 2019 को। 26 अक्टूबर 2019 को हरियाली संभर योजना शुरू की। क्वेश्चन नंबर 31, सुखो माजरी जल संभर मॉडल हरियाणा में कब लागू हुआ? तो सुखो माजरी जल संभर मॉडल जो है हरियाणा में 1970 से 80 के बीच में एक के बाद एक इस पर प्लान बनते रहे, योजनाएं बनती रही, और ये इम्प्लीमेंट होने से पहले ही जो है रुक भी जाता है। तो यहाँ ये मॉडल 1970 से शुरू हो जाता है इस पर कार्य, और 1980 तक बहुत से प्लान्स बनते हैं ना। अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। क्वेश्चन नंबर है 32, आज की वीडियो का हमारा लास्ट वीडियो, लाइव वीडियो का लास्ट, यहाँ जो पहले से आए हुए हैं क्वेश्चन उसमें से लास्ट है, कुछ क्वेश्चन जो है हम लाइव से लेंगे। तो देखिए, पहले इसमें पूछा है आंग्ल मैसूर युद्धों के विषय में बताएं। तो आंग्ल मैसूर युद्धों के विषय में बताना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो यहाँ प्रथम कब होता है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से लेकर के 69, 1767 to 1609। और इस समय जो है वहाँ का शासक जो मैसूर था, वहाँ का शासक हैदर अली होता था, और उसका बेटा टीपू सुल्तान एक प्रमुख पद पर था, और अंग्रेजों के साथ इन्होंने युद्ध किया था, बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद कुछ समझौते होते हैं और उसके अनुसार युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद द्वितीय युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये कब होता है? 1780 से 84। 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं, और ये 1790 से 92 तक चलता है। फिर दोनों ही जबरदस्त तरीके से टकराते हैं, लहूलुहान होते हैं, और फिर युद्ध काफी दिनों तक लड़ने से थक जाने के बाद ये एक समझौता करके बंद कर देते हैं। अब यहाँ आता है एक और, यहाँ आता है चौथा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये कब होता है? चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1799 में होता है, 1799 में, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों का अधिकार मैसूर पर हो जाता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट आप लोगों के द्वारा पूछे गए जबरदस्त क्वेश्चन। काफी दिनों से ये क्वेश्चन आ रहे थे, और मैंने आज इनको इम्प्लीमेंट करके आपको जो है इस वीडियो में दे दिया है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सर, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में हैं? यस, अभी बताएंगे हम आपको। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने यहाँ पर पूछा है डियर स्टूडेंट। तो देखिए, आपको हम बताते हैं किस क्षेत्र में है शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ है जी? ये है उत्तर पूर्व, हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां मौजूद हैं। और अगर यहाँ पर हम जिले भी देखें तो
यमुना नगर, अंबाला, पंचकुला, ये वो जिले हैं जो इस क्षेत्र में होते हैं, है ना। तो एक और प्रश्न आपके मन में आ रहा है, मेरे को पता है ना। क्या प्रश्न आ रहा है आपके मन में? प्रश्न आ रहा है कि इनमें जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों की जो नॉर्मल ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो है 700 से 900 मीटर। 700 से 900 मीटर इनकी सामान्यतः ऊंचाई पाई जाती है ना। ठीक है, अब देखते हैं। सर यस, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? वाह, देखिए प्राकृतिक रूप से हरियाणा में एक झील पाई जाती है, बड़खल झील, है ना। बड़खल झील जो है ये 1947 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, ओके। अरे नहीं, ओके नहीं भैया, प्रश्न को अच्छे से समझिए। ओके बोल दिया आपने तो। देखिए आपने प्रश्न क्या पूछा? बड़खल झील का निर्माण कब हुआ, है ना। आपने यही कहा, और मैंने क्या कहा? बड़खल झील प्राकृतिक झील है ना। प्राकृतिक झील ही है ये कोई कृत्रिम नहीं है, मनुष्य ने नहीं बनाई है। और इसका निर्माण 1947 में हुआ। अब ये 1947 ही क्यों? तो वो इसलिए जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय भी ये झील थी। ठीक है, बड़खल क्षेत्र में ही थी, और इसको सरकारी योजना के तहत अधिकृत कर लिया गया 1947 को, इसलिए 1947 इसका ईयर रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है जी, श्वेता जी, हाँ जी, राकेश जी, मोंटी आए हैं जी, मोंटी। देखिए 5506 स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर सभी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो मैं तो और भी मस्त वीडियो लेकर के आने लग जाऊंगा फिर तो देखते हैं। हाँ, पेपर मिल के विषय में क्वेश्चन आ रहा है जितेंद्र जी। पेपर मिल, अच्छा जिला पूछा है, तो ये यमुनानगर है। यमुनानगर में एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है। ठीक है, किसमें है? यमुनानगर में। कहाँ है? देखो, पेपर मिल यमुनानगर में है। पेपर मिल जगाधरी। तो देखिए जिला तो ये हो गया, पेपर मिल है, और जगाधरी उस स्थान का नाम है, उस शहर का नाम है जहां ये बनी हुई है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। बोलो सर, पेट्रोलियम को ब्लैक सोना क्यों कहा जाता है? क्या कुछ भी? अरे नहीं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। यहाँ कुछ ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट हैं, शायद आप ज्योग्राफी के ही स्टूडेंट होंगे, तभी आपने ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। विवेक जी, नहीं सर, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा, तो भी मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। यस 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 यस, साइंस में भी आता है ये क्वेश्चन। तो ब्लैक सोना क्यों कहा जाता है? देखिए, पहली बात तो ये रेयर होता है ना, इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसको कीप करके निकाला जाता है, वेल के माध्यम से कुएं खोदे जाते हैं, है ना। और फिर इसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? इसका काला रंग तो होता ही है, इसलिए नहीं कहते इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। डीजल की वजह से, डीजल, मोम, ग्रीस, मोबिल ऑयल, और फिर क्या है? प्लास्टिक, फिर है रबड़, और क्या है भाई?
और स्नेहक है। फिर है केरोसिन है आदि। ये सब चीजें इसमें मिलती हैं, ये सारी चीजें इससे निकाली जाती हैं और फिर भी ये इतने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा गया है। ओके विवेक जी, तो ये आज की वीडियो में हम इतना ही, काफी टाइम हो गया है। अगर आपको लगा कि मेहनत की गई है, आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से पढ़ाया गया है, आपके क्वेश्चन शांत हुए हैं, आपकी जिज्ञासा समाप्त हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।